भारत अगले लोकसभा चुनावों की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस समय जो प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियां, वोटिंग बिहेवियर्स इस समय चर्चा में हैं, उसमें एक नया फैक्टर सामने आया है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर इसको संक्षेप में बोलें तो वो विषय ये है कि क्या भारत में कुछ ऐसे सामाजिक समूह हैं, क्या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके वोटिंग बिहेवियर फिक्स हैं कि वो एक ही पार्टी को बार 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 वोट डालते हैं। ऐसे जो समूह हैं, इसमें मुख्य रूप से जिनकी चर्चा होती रही है, वो चर्चा मुख्य रूप से मुसलमानों को लेकर है कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम पार्टी को वोट डालता है। ये लगभग तमाम राजनीति विज्ञानी इस बात को मानते हैं। हालांकि वेरिएशंस है, सारे लोग एक जैसे वोटिंग पैटर्न नहीं हो सकता है। इसमें दूसरा सोशल ग्रुप जो सामने आ रहा है, जिसके वोटिंग बिहेवियर लगभग इसी तरह के फिक्स हैं, वो वोटिंग बिहेवियर जो है वो हिंदू अपर कास्ट का, जिसमें मुख्य रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जातियां हैं। इनका भी वोटिंग बिहेवियर 2014 के बाद से खास करके एक तरह से फिक्स हो गया है कि वो बीजेपी के आसपास ही वोट डालता है। इसी बारे में बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे पास दो मेहमान हैं। अरविंद कुमार, जो रॉयल हॉलवे लंदन में अपना पीएचडी इस समय पूरा करने की प्रक्रिया में है, वो वहां पढ़ाते भी हैं, और अमृत प्रकाश पांडे, जो कि राजनीति विज्ञानी हैं, वो वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी में वहां पर एक अपना सेकंड मास्टर्स कर रहे हैं और सीएचडीएस लोक नीति में भी हैं, और राजनीतिक चुनावी आंकड़ों पर उनकी दिलचस्पी है और इस पर वो काम कर रहे हैं। शुरुआत बातचीत की हम अरविंद आपसे करना चाहेंगे कि क्या मेरी यह हाइपोथेसिस सही है कि जो हिंदू अपर कास्ट है वो भी लगभग फिक्स पॉलिटिकल बिहेवियर करने वाला ग्रुप बन गया है? देखिए, मैं इस पिछले 2-3 चुनाव का जो सर्वे का डेटा है वो तो लगातार बता रहा है कि जो है हिंदू अपर कास्ट वोटर्स एक फिक्स एन ब्लॉकिंग एन मास से, जिसको एक वर्ड के तौर पे कहा जाता है कि एन मास से वोटिंग कर रहा है बीजेपी को। और अगर हम थोड़ा सा पीछे हटके जाएं तो ये बिहेवियर ऐसा नहीं है कि 2014 में सडनली इवॉल्व हुआ, बल्कि मेजर जो चेंज आया है इंडियन पॉलिटिक्स में वो 1991-89 के इलेक्शन से आया है, जब जो है हिंदू अपर कास्ट जो है मीन्स शिफ्ट किया है कांग्रेस से बीजेपी की तरफ। और इसको लेकर तमाम एक्सप्लेनेशंस आए, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क पवित्रा सूर्यनारायण का है कि वाई पुअर वोट टू राइट विंग पार्टीज, जो बहुत सेलिब्रेटेड आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने इसको देखा है कि जो है क्यों शिफ्ट किया है। और उनका कहना है कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुई उसमें उसकी वजह से जो ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की जो है उसको उस वोटर ने ये समझा कि ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की अब इससे ब्रेक हो जाएगी, और जो है वो उसकी वजह से वो बीजेपी की तरफ स्विच किया। इसके मीन्स 2 एक्सप्लेनेशन और भी हैं। एक एक्सप्लेनेशन उसके पीछे राइज ऑफ राइट विंग मीन्स राम मंदिर मूवमेंट को भी एक बड़ा एक्सप्लेनेशन अभी तक माना जाता रहा है, बल्कि उसको मेन एक्सप्लेनेशन माना जाता रहा है। और इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है। एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक वर्किंग पेपर आया था जिसमें लिखा गया यात्रा इफेक्ट। सो उसको एनालिसिस किया गया और ये देखा गया कि मीन्स लाल कृष्ण आडवाणी की यात्रा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से गुजरी थी उसमें उन जगहों पर बीजेपी का वोट 4 to 5% जो है बाकी जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं गुजरी थी उसमें बढ़ गया था। तो एक वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। और तीसरा जो रीजन एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो है लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। सो लिबरलाइजेशन की वजह से जो प्राइवेटाइजेशन और ये तमाम चीजें हुई उनसे उन समाज को बहुत ज्यादा फायदा हुआ बिकॉज दे वर इन दी मार्केट। सो ये 3 एक्सप्लेनेशंस रहे हैं। अरविंद जी, मैं एक शुरुआती टिप्पणी अमृत प्रकाश जी से भी ले लेता हूं और उसके बाद फिर हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अमृत, आप ये जो एक आइडिया जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो वोटिंग बिहेवियर जो मुसलमानों का अभी तक फिक्स माना जा रहा था, उसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग सोशल ग्रुप्स के वोटिंग बिहेवियर फिक्स हैं। पैन इंडियन हिंदू अपर कास्ट
का वोटिंग बिहेवियर फिक्स है इस समय, आगे रहेगा कि नहीं मालूम। क्या ये हाइपोथेसिस सही है? इसको आप डिडक्टिव तरीके से भी अगर देखें तो किस तरह से देखते हैं? कैन दिस बी फॉल्सिफाइड, और आपको लगता है कि ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल जैसा अरविंद जी ने बोला कि ओवर द टाइम आप देखोगे जो एक वोटिंग ब्लॉक अगर बोला जाए, अपर कास्ट वोटिंग ब्लॉक एंड स्पेसिफिक में अगर जाए या ब्राह्मण वोटिंग ब्लॉक, तो ओवर द टाइम बीजेपी के साथ काफी ज्यादा फिक्स होता गया है, जो कि हिस्टोरिकली जो आप देखो तो कांग्रेस का वोटर रहा है, लेकिन ग्रेजुअली ओवर द टाइम मंडल कमीशन के बाद और राम मंदिर पॉलिटिक्स के बाद आप देखोगे ग्रेजुअली जो मार्जिन था कांग्रेस और बीजेपी में 1996 में वो 2 से 3% था गैप में, लेकिन अब 2019 में आप देखेंगे तो क्लोज टू 50% है, जो कि काफी ज्यादा होता है। अगर आप ओवर द टाइम भी देखो, डेकेड वाइज भी आप देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस बीजेपी ने कर लिया है इन टर्म्स ऑफ अपर कास्ट वोट। इससे एक तो ये हो गया है कि जहां जहां बीजेपी इन टर्म्स अगर स्टेट वाइज इलेक्शन में देखो तो आप तो हिंदी हार्टलैंड या काउ बेल्ट जो भी आप बोलो, जहां हिंदी स्पीकिंग जनता ज्यादा रहती है, वहां पे बीजेपी सिग्निफिकेंटली गेन कर पाई है इन टर्म्स ऑफ अपर कास्ट वोट। वहीं जहां रीजनल पार्टीज हैं, जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, जहां वेस्ट, वहां पे अपर कास्ट वोट रीजनल पार्टी के साथ गया है। तो क्योंकि कांग्रेस अपना आप को प्रेजेंट नहीं कर पाई है उस तरीके से जो पहले कर पाती थी एज ए डोमिनेंट फोर्स या एज ओवर द टाइम वो अपने आप को सेक्युलर पार्टी, या ओवर द टाइम उनका स्टैंड चेंज होता रहा है, तो उससे भी जो आपका अपर कास्ट वोटर रहा है, आपके पास जो आपका एक कोर वोट बैंक था वो आपसे छिटक गया है प्रेजेंट टाइम में। यस, तो ये एक अरविंद, यहाँ से बातचीत को हम थोड़ा ओपन करते हैं, और इससे ये अगर ये मोटे तौर पर हम लोग इस बात को पर कंसेंसस है, और इसके लिए बहुत दिक्कत भी नहीं, क्योंकि डाटा जितने एग्जिट पोल्स और इन सब के आए हैं, कंसेंसस से लगभग ये बात बोल रहे हैं कि जो हिंदू अपर कास्ट है वो बीजेपी के साथ है। और जैसा कि अमृत प्रकाश ने उसको क्वालिफाई भी किया कि ये सच सिर्फ उन इलाकों के लिए है जहां पर बीजेपी स्ट्रांग है, खास करके हिंदी बेल्ट में, नॉर्दर्न बेल्ट में या दक्षिण में, जहां तक वो मजबूत है। बाकी जगहों पर जैसे वो उड़ीसा से लेकर उधर आपको बंगाल और फिर तेलंगाना से लेकर बाकी जगहों पर ये पैटर्न नहीं है। तो अगर हम इस बात को इसको हम एक डिपार्चर का पॉइंट माने कि ये एक सोशल फैक्ट जिसको हम लोग सोशियोलॉजी में बोलते हैं, अगर ये है पॉलिटिकल बिहेवियर, तो क्या इसके और फॉलोआउट्स हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और इनके जो इंटरेक्शंस हैं इस सोशल ग्रुप का? इसको किस तरह से आप देख रहे हैं कि पार्टियां फिर जो जिनको अगर ये बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो बीजेपी इनको किस तरह से देख रही है, और जिन पार्टियों को इन्होंने वोट देना बंद कर दिया है पिछले कम से कम आप 89 का टाइम लाइन ले रहे हैं, मैं अगर 2014 को बिल्कुल एक डिपार्चर का पॉइंट, दूसरे डिपार्चर का पॉइंट मानूं, जबकि पूरी तरह से ये वोट बीजेपी की तरफ एक तरह से शिफ्ट हो गया है। 89% तक का आंकड़ा मैं देख रहा हूं यूपी के एग्जिट पोल में। तो ये पैटर्न इस सोशल ग्रुप के प्रति डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर को कैसे डिफाइन करता है? देखिए मीन्स जब कोई भी ग्रुप जो है एक तरफा वोटिंग करना शुरू कर देता है, तो उसमें एक दिक्कत ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टी उसको जो है टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेती है। एक ये चीज संभवतः जो है कुछ दिनों के बाद में से कुछ जैसे स्टेटमेंट्स अगर देखेंगे, यूपी के एक बीजेपी लीडर्स ने शायद अलीगढ़ में या कहीं स्टेटमेंट दिया था कि ब्राह्मण जाएगा तो कहाँ जाएगा, मतलब उन्होंने उसके साथ एक गाली भी यूज किया था एक वर्ड में कि जाएगा तो कहाँ जाएगा, रहेगा तो हमारे साथ ही रहेगा। सो पार्टीज में ये टेंडेंसी एक ग्रेजुअली डेवलप हो जाती है कि ये वोटर तो इस मीन्स हमको हमारे पास नहीं आएगा, और जब ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है तो ये भी हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी चूंकि ये फील्ड नई ओपन हुई है, अब लगातार इस पर लोग बात करना शुरू कर दिए हैं, सो ये एक संभावना ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो
नॉमिनेशन वगैरह रिड्यूस कर दें, कैंडिडेट नॉमिनेशन रिड्यूस कर दें, और जो है जो कर्नाटक में भी हम लोगों ने देखा है एक तरह से मिनिस्ट्री फॉर्मेशन। कर्नाटक में देखिए ये बहुत क्लासिकल केस आया है कि जिसमें बता रहे हैं कि पहले राउंड में वहां एक भी जो है मिनिस्टर ब्राह्मण कम्युनिटी का नहीं था, बाद में जो है एक मंत्री बने हैं जो कि पूर्व चीफ मिनिस्टर के बेटे हैं। तो वो पॉलिटिकल फैमिली है, बड़ी पॉलिटिकल। ज्यादा मैं उसको पॉलिटिकल फैमिली के एंगल से देखूंगा रेदर देन की जो है रिप्रेजेंटेशन के एंगल से देखूंगा। जो होने की संभावना है, गुंडू राव जी के बेटे जो, हाँ गुंडू राव जी के बेटे दिनेश गुंडू राव आई थिंक है। सो ये एक ये ट्रेंड जो है अपकमिंग फ्यूचर में इमर्ज हो सकता है कि जो है जब ढेर सारे एन ब्लॉक में वोट करते हैं। इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट है मींस वोटिंग बिहेवियर में हम लोग यूज करते हैं, वो है फ्री राइडर का कॉन्सेप्ट। सो जब ढेर सारी कम्युनिटीज एक साथ वोटिंग करती हैं, मान लीजिए कि पूरी अपर कास्ट जो एक साथ वोट करना शुरू कर देती हैं, तो पार्टियां क्या कर सकती हैं कि किसी एक कास्ट को टारगेट करना शुरू कर दें, कलेक्टिवली जो है अपर कास्ट के अगेंस्ट ना मोबिलाइजेशन करके एक के अगेंस्ट मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दें, जो कि ज्यादा जो है दिखाई देता आपको बिहार की पॉलिटिक्स में। आरजेडी जो है वहां बहुत ही एग्रेसिवली राजपूतों को मोबिलाइज करती है और टारगेट करती है वो वहां भूमिहारों को कि उनका नॉमिनेशन वगैरह बहुत कम रहता है उस पार्टी में। तो लार्जर जो है ये ट्रेंड हो सकता है। तो जब ढेर सारे ग्रुप्स एक साथ एक जैसा बिहेव करते हैं, तो एक ग्रुप को जिसको ज्यादा इंसेंटिव दिया जाता है वो बेसिकली फ्री राइडर जैसा बिहेव करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको अब दूसरे मोबिलाइजेशन दूसरी टेक्निक में ज्यादा शेयर मिलेगा, तो वो उसको तोड़ के निकल सकता है। ये एक चीज मैं देखता हूं जो आने वाले समय में हो सकता है, जिससे होगा ये कि ये जो 3-4 कास्ट है इनमें हो सकता है कि कोई जो है एक कास्ट ज्यादा नुकसान में उठाए और दूसरी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अगर पार्टी जिसको वो करने की कोशिश होगी वो फायदे में रहेगा इनमें से, और यस मान लिया जाएगा कि ये तो किसी हालत में हिलेगा नहीं, तो उसको फिर मनाने की कोशिश दूसरी पार्टियां नहीं करेंगी। यस अमृत, एक चीज मैं इसमें आपसे जानना चाहता हूं कि आपका, क्योंकि आप लंबे समय से पॉलिटिक्स को देख रहे हैं और इलेक्शन का डाटा आप हैंडल करते हैं, तो एक पार्टी को अगर कोई सोशल ग्रुप एक बार वोट करना शुरू कर देता है और एन ब्लॉक और फिक्स हो जाता है, और ये अगर 3-4 इलेक्शंस का पैटर्न बन जाता है, तो यहाँ से उस ग्रुप का पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज होना, क्या इसके कोई पहले उदाहरण है कि ऐसा हुआ कि चेंज हो गया? और ये कितना आसान या कितना मुश्किल है कि एक ग्रुप ने एक्स पार्टी को वोट डालना शुरू कर दिया, पूरी तरह से उसके साथ एसोसिएट हो गए, यहां से उनके लिए डिपार्चर लेना, अगर वो ग्रुप चाहे कि मैं लेना चाहता हूं, या पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे बदलती है जबकि ये पैटर्न बदल सकता है? हाँ, बेसिकली जब कोई भी एक कास्ट ले लो आप, या कोई भी एक वोटिंग ब्लॉक वोट बैंक जो बोला जाता है कि ये कास्ट इस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है, वो यूजुअली तब हो पाता है कि अगर जब उसको अपने पास लाना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी वोट बैंक को चाहता है कि उसके साथ एसोसिएट हो या उसके साथ आए, तो पहले उसके लिए वो पहले ट्राई करता है कि उनके कोई लीडर को अपनी तरफ ला दे, रिप्रेजेंटेशन दे, और उनके लिए काफी स्कीम्स या पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन उनके जो फॉर एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप के तरफ उनको लुभाने के लिए जो वादे किए जाते हैं या उनको लाने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पहले करती है। जैसे अपर कास्ट के लिए आप एग्जांपल में ले लेते हैं हम, कि पहले जो अपर कास्ट बहुत नैरो वोटिंग होता था बीजेपी और कांग्रेस में लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते थे। बट आपने जो बोला कि 2014 के बाद से अगर हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा शिफ्ट हुआ है और गैप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने एक तो ये रीजन होता है कि आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो आप और ये ग्रेजुअली ओवर द टाइम आप आते गए हो। लेकिन जब आप आ जाते हो एक टाइम के बाद, आपने जो सवाल किया है कि क्या फिर उसके बाद से वापस जाना बहुत मुश्किल होता है क्या, तो पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेन फोकस रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्राह्मण वोटर को अपने साथ लाना चाह रहा हूं,
और ओवर द टाइम मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 इलेक्शन से मेरे पास आ गए हैं, तो अब मेरा फोकस उन पे नहीं रहेगा कि मैं ब्राह्मण वोटर को अपने पास लाना चाह रहा हूँ कि नहीं, अब मेरा रहेगा कि मैं किसी और वोटर ग्रुप को लाऊं, या हो सकता है मैं किसी और ब्लॉक की तरफ नजर करूं। उस केस में क्या होता है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन, पहले अगर आपको 5 मिनिस्टर्स आपके कास्ट के दिए जाते थे, या टिकट्स 20% 30% आपके स्पेसिफिक कास्ट को दिए जाते थे, वो ग्रेजुअली घट जाता है। उससे होता क्या है कि आप उस सिचुएशन में आ जाते हो कि ना तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ना तो आप वहां से आप हटने की सिचुएशन में रहते हो, क्योंकि आप तो ओवर द टाइम अपने आप को एक कोर वोट बैंक बना चुके हो उस पॉलिटिकल पार्टी का। तो आप कोर वोट बैंक जब बना देते हो तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थोड़ा हिचकिचाती है तुरंत। आप उनको भी पता रहता है कि यार ये तो इनके कोर वोटर हैं, तो इनको लाना काफी मुश्किल हो सकता है हमारे लिए, तो वो भी किसी और वोट बैंक की तरफ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में अमृत, मैं आप सॉरी इंटरवेन कर रहा हूँ कि आपने ये तो देखा ही होगा लगातार, जैसे कि किस तरह से कांग्रेस के पास ये वोट बैंक बिल्कुल फिक्स था बहुत लंबे समय तक, नेहरू के पीरियड में और इंदिरा गांधी के पीरियड में भी एक समय तक। इसमें जो अरविंद जी जो 3 आइडियाज दे रहे हैं जिनकी वजहों से ये वोट बैंक शिफ्ट करता है और बीजेपी की तरफ जाता है धीरे धीरे, और फिर एक समय के बाद पूरी तरह से चला जाता है। तो ये जो फिनोमेना है, ये इस आपका मैं इंसाइट जानना चाहूंगा कि कांग्रेस को अपर कास्ट ने क्यों छोड़ा। अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि ऐसा क्या किया कांग्रेस ने, या ऐसा क्या हुआ उस समय पॉलिटिकल लैंडस्केप में जिसकी वजह से कांग्रेस ने ये वोट लूज किया है। देखिए, उसके लिए हमें देखना होगा कि 80 से 90 के बीच क्या क्या हुआ। 80 के 90 के बीच में एक बड़ी घटना शाहबानो का जजमेंट था, जिस पर पूरा डिबेट हुआ, और उसमें जो है कांग्रेस की जो पोजीशन थी, वो पोजीशन मींस जो रेडिकल मुस्लिम ग्रुप है उसके साथ कांग्रेस, उसके सामने कांग्रेस झुक गई। एक तो बड़ा जो है, इसकी सिंबॉलिक मीनिंग ज्यादा है। मुद्दा छोटा हो बड़ा हो, ये बहुत एक व्यक्ति का हो 2 व्यक्ति का हो, इससे मैटर नहीं करता है। मैटर इससे करता है कि उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या जाता है। सो प्राइमरली ये दिखाई दिया कि जो है कांग्रेस जो है, जो मुस्लिम रेडिकल ग्रुप्स है उसके सामने झुक रही है। दूसरा, कांग्रेस किसको प्रोटेक्ट कर रही है ये भी समझ में आ लो। यह प्रोटेक्शन का ही केवल मामला नहीं है, झुकना, इसके सामने झुक रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है उसी पीरियड में देखिए कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ी, वहां से जो है पंडितों को मार के भगाया गया। सो जो मतलब जो 90 में शिफ्ट हुआ, वो इसको कांग्रेस रोक नहीं पाई। इरेशनल शिफ्ट नहीं है, मींस कंप्लीट इरेशनल शिफ्ट नहीं है, उसमें रेशनलिटी है, लॉजिक है। एक चीज ये भी है कि जो है मींस मारा गया, और कांग्रेस जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है कि आपका 85-86 के बाद धीरे धीरे पहले एक आदमी को शूट किया जा रहा, 2 आदमी को शूट किया जा रहा, और धीरे धीरे बड़े बड़े लोगों को, हाई कोर्ट के जजेस तक को जो है वहां गोली मारी गई, और जो है कांग्रेस उसको रोकते हुए नहीं दिखी। देखिए, अगर कांग्रेस वही चीज 75 में नहीं रोकते हुए दिखती तो उसका मतलब दूसरा होता। लेकिन तो कांग्रेस 2 चीज नहीं कर रही थी। एक तो वो शाहबानों के मामले में झुक रही थी, झुक गई, और दूसरा चीज ये था कि उसी समय गोली भी मारी जा रही है। सो दैट गेव बचा नहीं पा रहे हैं या बचा नहीं रहे हैं, दोनों तरीके से इसको देखा ये है कि मतलब उसकी मीनिंग ये गई, कांग्रेस जो है बेसिकली कंप्रोमाइज हो चुकी है अब, और वो हमको बचा नहीं सकती है। दैट इज एक तो ये लाइन ऑफ थॉट है। सेकेंड लाइन ऑफ थॉट को अगर देखें तो ये भी है कि जिसको लोग बहुत क्रिटिकली नहीं देखने की कोशिश करते हैं, जो दलित और बहुजन मोबिलाइजेशन उस समय का है, उसकी भी जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज बहुत थ्रेटनिंग थी। अगर कहेंगे कि भूरा बाल साफ करो, तो ये सब जो है लैंग्वेज हो सकता है कि मींस उन पॉलिटिकल नेताओं ने कभी हालांकि ये बोला नहीं, लेकिन हाँ ये नैरेटिव में तो है कि ऐसे बोला गया होगा, ये बोला गया होगा, रैलियों में तो बोला ही गया, ये कार्यकर्ता का स्तर पे होता है, बोला भी गया हो। यस, रैलियों में तो बोला गया है, ऐसा मतलब इसको कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम लोगों के पास जो है, मैं तो ऐसे लोगों से मिला हूं जो उन दिनों रहे, वो प्राउडली क्लेम करते हैं कि ये नारे हम लोग लगाते थे। ऐसे ही जो है बहुजन मूवमेंट का, बीएसपी का जो उन दिनों का स्लोगन था कि ब्राह्मण बनिया
ठाकुर छोड़ बाकी सब हैं नारे डीएस तो लगे हैं, इस तरह के नारे लगते रहे हाँ, हैं। तो वो जो है वो उन नारों ने भी एक एंग्जाइटी क्रिएट तो किया है, जिसको बहुत बहुत ठीक से पकड़ा है इन्होंने। काशी का 80 जो नॉवेल है काशीनाथ सिंह का, जिसपे मोहल्ला 80 मूवी बनी हुई है, उसमें उस मूवी में एक डायलॉग को जो है डाला गया है कि ब्राह्मणों पर बुरी दशा आई है भाई, कांसी रमोत पीछे पड़ा हुआ है और अब ये लोग भी हम लोगों को भाव नहीं दे रहे। तो ये जो 3-4 जो एंजाइटीज हैं उस समय की, उसको आप मतलब यहाँ से भले हम ना देखें, लेकिन ग्रास रूट पे इनकी बहुत मल्टीपल मीनिंग है कि निश्चित रूप से ये कम्युनिटी मतलब देखती इसका है असर कि हुआ होगा। हाँ हाँ, अरविंद जी, क्या मैं उसकी आपको वजह एक बार इंटरप्ट कर सकता हूँ? अमृत जी के पास एक बार मैं जाना चाहता हूँ कि अगर इसमें एक कोई डिपार्चर की बात करें, आज का जो स्टेटस को है उसमें जैसे बहुत सारे ग्रुप्स के अपने अपने बिहेवियर्स हैं। यादव का आपको यूपी या इन जगहों पर भी, बिहार में भी है। जाटों का भी अपना एक बहुत फिक्स सा बिहेवियर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, राजनीति विज्ञानी इसको देख रहे हैं। तो हिंदू अपर कास्ट का जहां पर ये अभी फिक्स है जो उनका वोटिंग बिहेवियर, इसमें 2024 तक आप कोई परिवर्तन देख रहे हैं क्या अमृत? ये कोई चेंज आएगा? ये एटलीस्ट इस बिहेवियर को हम का आप कंटिन्यूम देख रहे हैं 2024 में? क्या क्या चीजें आपको लग रहा है कि, और इसमें अगर कोई डिसरप्शन आना है तो वो डिसरप्शन कहाँ से आ सकता है? और क्या इसमें कुछ कांग्रेस की कोई स्ट्रेटजी आपको दिखती है कि इसको वो उनके लिए जो एक गतिरोध है इसको वो तोड़ पाएंगे? तो मैं आपसे डिसरप्शन वाला पार्ट समझना चाहता हूँ, पॉसिबल डिसरप्शन। बस मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा प्रीवियस जो डिस्कशन हो रहा था। yes. एक कांग्रेस का जो शिफ्ट भी हो रहा था, जो अपर कास्ट वोटर उनको जो छोड़ के, एक तो ये भी होने लगा था कि कांग्रेस विद इन ही ऑपोजिशन रहती थी, खुद ही इतनी स्ट्रांग थी कि ऑपोजिशन भी कांग्रेस थी, मेन पार्टी भी कांग्रेस थी। लेकिन जब ओवर द टाइम जब ये कांग्रेस का वीकनिंग स्टार्ट हुआ, आप अगर 89-90 आप देखते रहोगे, तो उसके बाद से अपर कास्ट भी उसको इसलिए भी एक वन ऑफ द रीजन ये भी छोड़ के जाने लगा। एक तो बाकी सारे रीजन अरविंद जी ने बताई है, एक तो ये भी रीजन रहा है कि उनको महसूस होने लगा कि ये पार्टी वीक हो रही है, और ग्रेजुअली ओवर द टाइम इन हाइंडसाइट अगले 5 साल 10 साल में इसका और भी कमजोर होते जाएगी। तो जिसमें आप स्टेट पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे, नेशनल पॉलिटिक्स में भी आपको उसका वो दिखेगा। और आपके जो सवाल थे उस पर आते हैं कि क्या डिसरप्शन हो सकता है कि नहीं। आप एक तो लार्जली अपर कास्ट वोट आप या वोट देखोगे, या अगर एक ब्राह्मण वोट भी देखो, तो वो लार्जली उस पार्टी के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं अपने आप को जो पावर में रहे या पावर में आ सकती है। इलेक्शन से पहले अगर आप उनको दिखता है जैसे अरविंद ने भी कहा कि एक एमएलए ने स्पीच में बोला था कि ब्राह्मण जाएगा किधर वोटिंग में, तो वो उनको ये कॉन्फिडेंस आपको तब आता है कि जब आपको पता रहता है कि वो आपके साथ हटने वाले नहीं है और कोई और पॉलिटिकल पार्टी उनको वो नहीं कर पा रही है। कांग्रेस का जो अभी का 2024 इलेक्शन के लिए आप प्लान देखेंगे तो लार्जली वो अपने इशू बेस्ड प्रॉमिसेस को आगे लाना चाह रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस रिलीजन या कास्ट एंगल में अगर वो जाएगी तो बीजेपी को नहीं आप उसको हरा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दैट। क्योंकि अभी आप देखोगे कि आने वाले जो चुनाव है, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, या छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सब में, और लार्जली अगर 3 इलेक्शन आप जो 2 इलेक्शन अगर आप देखो तो राजस्थान और एमपी, वहां पे कितनी बीजेपी कितनी स्ट्रांग है, इसका वन ऑफ द रीजन ये भी है क्योंकि वहां पे हिंदी स्पीकिंग और रिलीजन का एंगल वो बहुत इजीली वो कर पाती है, कास्ट का एंगल उसको बहुत इजीली, कास्ट अर्थमेटिक उसने बहुत इजीली उसको सॉल्व कर दिया है। तो अगर या तो कांग्रेस अपना इशू बेस्ड पॉलिटिक्स को ही स्टिक रहे और उस पे आगे बढ़ते रहे विद स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स जो कास्ट बेस्ड लीडर हैं, जो स्ट्रांग हैं, उनको अपने तरफ लाए और उनके थ्रू भी अपना जो बेसिक एजेंडा बोल लीजिए आप, उसको पुश करे सॉफ्टली। क्योंकि जैसे आप यूपी इलेक्शन में भी देखोगे तो जो भी कुछ जैसे जितिन प्रसाद थे,
ब्राह्मण लीडर थे, उनके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो रहते तो बहुत सिग्निफिकेंट आपको वो जाती, या ललितेश त्रिपाठी थे, या उन लोगों के जाने से एक ऑप्टिक्स क्रिएट होता है कि आपकी तरफ से जो एक वोट बैंक है या वोट एक कास्ट स्पेसिफिक लीडर है वो हट के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तो वो एक शिफ्ट ऑफ पावर भी होता है, शिफ्ट ऑफ वोटिंग ब्लॉक भी होता है कि वो जो हमको रिप्रेजेंट करते थे, एक जो हमारे लीडर थे या नेता थे इस कास्ट के, वो ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी जा रहे हैं। तो अगर कांग्रेस अभी 2014 के चुनाव में जो भी कास्ट स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, जो जिनका जमीनी स्तर पे उनका वोट बेस अच्छा है, वो भले इलेक्शन आप नहीं जिता पा रहे हो लेकिन उनका होल्ड स्ट्रांग हो, उनको आपको रिटेन करना होगा और कुछ और लीडर्स को आपको ऐड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट इन अ फाइट। क्योंकि आपको पता है कि अगर इतना मैसिव फोर्स जिस हिसाब से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, वो केवल एक फ्रंट पे नहीं लड़ती है, मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ती है। तो आपको भी मल्टीपल फ्रंट्स पे तैयार होना पड़ेगा, नॉट जाके कोई डिसरप्शन की बात हो सकती है। राइट। अरविंद जी, एक मेरा सवाल यहाँ पर है, इसको थोड़ा मैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके अगर देखूं तो कांग्रेस इस समय एटलीस्ट फ्रंट पर ये कहती हुई दिख रही है कि वो सोशल जस्टिस को अपना बड़ा प्लैंक बना रही है। कास्ट सेंसस की बात राहुल गांधी कर चुके हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी टाइप के नारे वहां लगने लगे हैं, तो सोशल जस्टिस को लेकर पुश वहां से दिखता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल नहीं भी तो एटलीस्ट नारों में, और बाकी अब कर्नाटक में जिस तरह से उन्होंने मंत्रिमंडल बनाया। तो सोशल जस्टिस का पुश अगर कांग्रेस की तरफ से आता है या ऑपोजिशन की तरफ से आता है, तो इसको मिटिगेट करने के लिए बीजेपी अगर अपने सोशल जस्टिस प्लैंक को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर होती है, तो क्या ये वो पॉइंट हो सकता है जहां पर अपर कास्ट वोट जो एन ब्लॉक वोट बैंक की तरह इकट्ठा जा रहा है, क्या वो हिल सकता है इस वजह से कि बीजेपी अब उतनी विश्वसनीय नहीं रही जितनी की पहले थी? क्या ये एक पॉइंट हो सकता है? इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? देखिए, मीन्स वोटर जो होता है, कोर वोटर, वो बहुत इजीली खिसक नहीं जाता है। मीन्स पॉलिटिकल बिहेवियर में उसको पार्टी आइडेंटिफिकेशन के साथ इस पार्टी आइडेंटिफिकेशन के कॉन्सेप्ट से समझा जाता है कि लोग जो है पार्टी के साथ खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। और याद रखिए, जब लोग पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं तो उसकी गलत चीज को भी जस्टिफाई करते हैं, सही को तो जस्टिफाई करते ही हैं। उसको आप ट्विटर मीडिया वगैरह से देख सकते हैं कि जो है मीन्स वो बेसिकली उनका एक बायस्ड ओपिनियन होता है, और वो अलग अलग साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से आता है कि कल तक हम जिस पार्टी को जस्टिफाई किया करते थे, चौराहे पर बैठ के उसके बारे में जोर जोर गाना गाते थे, अचानक से रातों रात हम कैसे बदल जाएंगे। शादी टाइप का मामला हो जाता है कि शादी हो गई, शादी टाइप का, एग्जैक्टली। सो पार्टी आइडेंटिफिकेशन की वजह से जो है बहुत जल्दी से वो टूट के जाता नहीं है, बहुत आसानी से टूटता नहीं है। लेकिन तो मैसिव जो रप्चर होता है, सडन जब चेंज होता टूटता है, तो उसका एक रीजन, जो बड़ा रीजन होता है, वो होता है कि आप जो है कुछ रेडिकली हो जाए देश में, कि बहुत बड़ी घटना हो जाए, जैसे जिससे कि वोटर्स को शॉक लगे। सो फॉर एग्जांपल, मंडल कमीशन शॉक था। मैं पूछूं कि 1980s में क्यों नहीं वो वोटर छिटक गया, वो 90 में ही क्यों छिटका? क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट उसके लिए शॉक थी। कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो है कश्मीर से पंडितों का भाग निकल के आना और जो है उनका मारा जाना, वो एक मेंटल शॉक था। सो अगर उस तरह का कोई शॉक लगता है तो जो है वोटर खिसक के चला जाता है। देखिए, एक चीज ये है कि जैसे 2007 का, या एक और भी रीजन होता है कि जिसकी वजह से कुछ वोटर खिसकता है, स्ट्रेटेजिकली थोड़ा बहुत हट जाता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हटता है। जैसे 2007 का यूपी का इलेक्शन ले लें, बहुत शोर किया गया कि ब्राह्मण वोटर शिफ्ट हो गया, ब्राह्मण वोटर शिफ्ट हो गया, जबकि जो उस समय का CSDS का डेटा था उसमें बताया गया था कि आई थिंक ओनली 30% ऐसे ही कुछ, 30 से ज्यादा नहीं शिफ्ट हुआ था, बस उतना ही जो है स्विच किया था BSP की तरफ। तो पार्टी को लगने लगा कि हमने कुछ मेरिकल कर दिया और जो है कुछ हमारी रणनीति से प्रभावित हो गए, जबकि दूसरे रीजन भी थे उस समय, कि उस समय बीजेपी में एक भयानक क्राइसिस चल रही थी
आडवाणी और वाजपेयी जी पॉलिटिक्स से जा चुके थे। आडवाणी जो है उनका संघ से झगड़ा चल रहा था उस समय कि आप जो है पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम से हटिए, ऑर्गेनाइजेशन खाली करिए, वी विल अपॉइंट समवन न्यू। प्रमोद महाजन को उसी समय मीस जो लंबे समय से बीजेपी को देखे थे, उसका फाइनेंस वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंस प्रमोद महाजन देखते थे, उनकी डेथ हुई थी। तो बीजेपी क्राइसिस में थी उस समय। उसी समय आप देखिए कि चूंकि उस समय एसपी रूल कर रही थी, उसमें बहुत घटनाएं हो रही थी, जिसमें मीन्स इलाहाबाद में विधायक राजू पाल का मर्डर हुआ था, गाजीपुर में दूसरे एमएलए कृष्णानंद राय का मर्डर हो गया था। तो ये सब जो है जो घटनाएं बड़ी बड़ी, अगर एमएलए का मर्डर हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि 4-5 जिलों में उसका कैसा इंपैक्ट होगा लोगों में, कि लोगों को अपना अपना डर लगे। उस हालत में जो है वोटर स्विच कर गया, बहुत, वो भी बहुत थोड़ा स्विच किया था। ऐसा नहीं है कि जो है रेडिकली मोर देन 50% या 70% शिफ्ट हो गया, और थोड़ा सा शिफ्ट हो गया तो बीएसपी फॉर्म दी गवर्नमेंट। बट उसको उन्होंने समझा कि नहीं, ये कंप्लीट शिफ्ट है। वो कंप्लीट शिफ्ट नहीं है। सो एक रीजन तो ये दिखाई देता है कि अगर कुछ जो है घटनाएं होती हैं तो जिससे कि आप थोड़ा बहुत वोटर को स्विच करा सकते हैं। और एक जो अमृत ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है कि वोटर, देखिए 3 रीजन से शिफ्ट हो सकता है। एक तो ये कोई घटना हो जाए जिससे उसको शॉक लगे, शिफ्ट होगा। दूसरा चीज होता है कि पॉलिसी ऑफर किया जाए, कि जो है कोई उनके इश्यूज हैं उसको लेकर आप पॉलिसी ऑफर करिए, जिसकी वजह से शिफ्ट होता है। तीसरा होता है कि टिकट स्प्लिटिंग रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, जिसमें कि रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें भी लार्जली ये समझा जाता है कि जिनका लार्जर नेटवर्क है, सो नेटवर्क वाले लीडर्स को आप जो है उठाएंगे तो वो जो है उनकी वजह से आएगा, जिसमें जितिन प्रसाद वगैरह जैसे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। लेकिन तो कांग्रेस के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि वो दिल्ली बेस्ड इलीट लोगों की पार्टी रही है, तो वो अक्सर जो है ऑर्गेनाइजेशनली एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशनली इलीट लोगों की पार्टी रही है। और अक्सर उसमें होता यह है कि जो ऑलरेडी अर्बनाइज्ड और तमाम तरीके के लोग हैं, उन्हीं के वैसे ही लोग जो है उसमें इजीली इनकारपोरेट, बहुत आसानी से इनकारपोरेट हो जाते हैं। जबकि जो आपके ग्रामीण तरीके के और जो है खास तरीके के टेस्ट वाले लीडर्स होते हैं, वो जो है बहुत डिफिकल्ट होता है उनको पोजीशन पाने में। मैं अक्सर देखता हूं कि इनके पास एक बनारस में कोई जो है कोई यंग ब्राह्मण समुदाय का नेता है, वो बहुत ही पॉपुलर है वो आदमी, लेकिन जो है वो व्यक्ति उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कहीं नहीं है। और वहीं जो है जेएनयू से छात्र संघ में जो नारे लगाए हुए लोग हैं, वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में धड़ाधड़ टॉप पोजीशन पर पहुंचते जा रहे हैं। तो वो एक बेसिकली आइडियोलॉजिकल और ये सब जो उसकी लिमिटेशन है, वो भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। राइट। आखिरी वर्ड में अमृत आपसे ये जानना चाहूंगा कि एज पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कवर करने के नाते, अगर आप इस हिंदू अपर कास्ट या सवर्णों का वोटिंग बिहेवियर अगर आप जो देख रहे हैं, तो इसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है? क्या ये इस तरह के जो ग्रुप जब एक बहुत बंध जाता है बुरी तरह से किसी एक पार्टी के साथ, और बुरी तरह से अच्छे तरीके से जो भी आप इसमें वैल्यू ऐड करें, जब पूरी तरह से बल्कि बन जाता है, तो इस नए जो नया स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का, ये किस तरह से उस कम्युनिटी को क्या कोई नुकसान में डाल सकता है, या एसेंशियली वो हमेशा इसका बेनिफिशियरी होता है? ये जो बिल्कुल फिक्स बिहेवियर है, ये किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर को, खास करके जहां पर ये वोट जा रहा है, उसके बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकता है? तो मैंने आपसे कांग्रेस वाला पूछा कि कांग्रेस क्या करेगी। अब मैं ये सवाल को उलट कर पूछ रहा हूं कि बीजेपी अपर कास्ट को बनाए रखने के लिए, या आ गया है अब इसकी परवाह नहीं है, किस तरह से इसको देखेगी? लार्जली क्या होता है कि ये जो रिलेशन होता है स्टार्टिंग में, किसी को भी रिलेशन देखिए स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो किसी
इंसान का भी किसी से रिलेशन, मतलब फैमिली रिलेशन भी देखिए या किसी दोस्त का रिलेशन, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ आपके पास स्टार्टिंग में आता है, तो वो जो हनीमून पीरियड बोलते हैं वो हनीमून पीरियड टाइप से रहता है। तो जो वोटर बैंक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए के पास आए रहती है और उससे इसके इलेक्शन में इम्पैक्ट पड़ता है, रिजल्ट से इम्पैक्ट पड़ता है और वो जीतती है, तो उसको वो चाहती है कि पॉलिसी वाइज उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें, उनको रिप्रेजेंटेशन दे दें, मिनिस्ट्री में लाएं, उनके एमएलएस को या जो उनके लोगों को है ब्यूरोक्रेसी के थ्रू अगर जहां लाया जा सके वो किया जाए। लेकिन ये वही चीज है कि जैसे हर हनीमून पीरियड जब एंड होता है तो उसके बाद असली चैलेंज आने लगते हैं, फिर वो तो वही हो जाता है कि हाँ ये तो है ही, ये तो हमारे वोटर बन गए हैं, अब इनको हमें इनको अपने पास रखना है, बस उतना ठीक है, ये इनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है जाने का, क्योंकि अगर इनके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं तो फिर वो एक्सप्लोर करने लगते हैं। जो जैसे अरविंद ने भी कहा कि एक बार में ऐसा नहीं होगा कि बहुत कोई शॉक लगा, और ऐसे मुझे दिख भी नहीं रहा है कि 2024 में कुछ अपर कास्ट वोटर को कोई बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है जिसकी वजह से वो बीजेपी से हट के चले जाए। जबकि आप 2024 में देख लीजिएगा, राम मंदिर का जो मंदिर का बन जाएगा और तैयार होके हो जाएगा, तो वो तो एक और आपको वो जो वोट बैंक है अपर कास्ट का, वो और मुझे लग रहा है सॉलिड होते हुए नजर आएगा, रादर देन बीजेपी से खास करके अगर कांग्रेस सोशल जस्टिस की तरफ पुश कर रही है तो इसका एक रिएक्शन भी आएगा। एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि इस पूरी जो ये रिलेशन है एन मास वोटिंग में, इसमें जो पुअर सेक्शन होता है उसका एक्चुअली उसको नुकसान होता है हमेशा से ही। सो आप देखेंगे भी कि जो ये शिफ्ट हुआ है इसमें जो मीन्स फील्ड वर्क का मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं देख रहा हूं कि जो पुअर सेक्शन है उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि तब गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती हैं वो पॉलिसीज यूनिवर्सल नहीं रह जाती हैं, वो जो है पॉलिसीज ग्रुप स्पेसिफिक हो जाती हैं। जब ग्रुप को टारगेट करना होता है तो ग्रुप स्पेसिफिक पॉलिसीज होती हैं, और जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर ग्रुप हो सकता है कि उसमें एक्सक्लूड हो जाए, और एक्सक्लूड होने से लोगों को मीन्स सोशल जो गरीब तबका होता है या जो लोअर मिडिल क्लास होता है वो फर्दर जो है पुअर सेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में जो मैं होते हुए देखता हूँ अलग अलग जगहों में कि लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए जमीन बेचनी पड़ रही है लोगों को, तो इस तरह की चीजें हो रही हैं। और मीन्स एग्रेरियन कम्युनिटीज में रहने वाले लोगों को अगर जमीन बेचनी पड़ेगी तो फिर वो रहेंगे क्या, अगली जनरेशन उनकी कहाँ खाए पिएगी, क्या क्या करेगी। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा मीन्स होने की तनाव पैदा कर सकती है। मतलब एक तरह से इकोनॉमिक फैक्टर को आप मान रहे हैं जहां पर ये क्योंकि यूनिवर्सली सबको इम्पैक्ट कर सकता है, और कोई पार्टी अगर इकोनॉमिक हार्डशिप का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है या उसको मिटिगेट नहीं कर पा रही है या रिलीफ नहीं दे पा रही है, तो ये एक वजह शायद हो सकती है। भारत में पता नहीं है कितना सच है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई टिप्पणी हो तो आप लोग ये करें और उसका फिर हम लोग इससे एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो है जो ग्रुप बेस्ड वोटिंग है, लीडर को देखकर या जो है रिप्रेजेंटेशन को देखकर वोटिंग, इसमें मीन्स दलित समुदाय अगर उस तरह वोट करता है या एक्स अनटचेबल कम्युनिटी जो है वो वैसे वोट करे, और जो है अपर कास्ट उसका देखा देखी एक ही जैसा वोट करे, इनमें दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि एक वो समुदाय जो है जो दलित और एक्स अनटचेबल ग्रुप है उसके साथ क्या है कि उसको स्टेटस इनइक्वलिटी स्टेटस को भी फुलफिल करना है। तो अगर उसके लिए कोई एक नेता टॉप पर पहुंचता है और फिर वो एन मास वोटिंग करना शुरू कर देता, उसमें भी वो कुछ गेन कर रहा है दरअसल, क्योंकि उसकी दोनों ही सिचुएशन खराब है, सोशल स्टेटस भी खराब है और इकोनॉमिक स्टेटस भी खराब है, तो वो एटलीस्ट उसको गेन कर रहा है। लेकिन जिन समुदायों का जो है सोशल स्टेटस नहीं खराब है, अगर वो सिर्फ लीडर्स और इमोटिव इश्यूज को देखकर वोट करना शुरू करते हैं, तो उनका जो उनका बॉटम वाला तबका होता है उसकी इकोनॉमिक स्थिति भी खराब
हो जाती है और वो अल्टीमेटली बाद में दिखाई देता है कि बहुत ज्यादा लूजर हो। मतलब यहाँ पर आप एक पॉसिबिलिटी खोल रहे हैं कि सिर्फ राम मंदिर दिखा के अपर कास्ट को का वोट बहुत लंबे समय तक शायद नहीं लिया जा सकता है। तो बहुत बहुत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पॉइंट लिया जा सकता है, मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ उतना शायद काफी नहीं होगा। अगर वो उसका जो मिडिल तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, अगर वो सिर्फ राम मंदिर को ही देख के वोट करता रहेगा तो ये संभावना बनती है कि ये, मैं मतलब अपने फील्ड वर्क एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उसकी इकोनॉमिक हार्डशिप उसको पुअर बना देगी, मैं ये कह रहा हूँ। अमृत, मैं एक पॉइंट बस ऐड करना चाहूंगा। प्रॉब्लम अपोजिशन पार्टी के साथ अभी क्या हो रही है कि जैसे अपर कास्ट वोट तो इनके पास, इन्होंने जैसे हिंदुत्व का इशू ला दिया, राम मंदिर ला दिया, डिफरेंट इश्यूज लाके वो अपर कास्ट में भी जो इकोनॉमिकली साउंड पोजीशन पे है उनको तो आपने अपने तरफ ला दिया। बट जो अरविंद कह रहे थे इकोनॉमिक लोअर सेक्शन में अपर कास्ट में ही अगर वो हो तो उनके लिए वो क्या करते हैं ना, स्कीम्स जैसे मैरिज, शादी का ही देख लीजिए, जैसे जमीन बेचनी पड़ी बात करें तो शादी करने के लिए भी भाजपा ने बहुत सारी स्कीम्स लाई है कि अगर आपको शादी करने पे जो लड़की है उसको कुछ एक मिल रहे हैं, जब बच्चा पहला राज्य सरकारों की स्कीम है जी, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं होने पे भी उनको वो जो छोटे छोटे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट देने के लुभावने जो प्रोमिसेस जो या स्कीम्स है उसके तरफ से वो अपना जो एक वोट बैंक है उसको काफी स्ट्रांग कर लेती है। अपोजिशन पार्टी एक चीज तो सोशल इश्यूज पे अपना पुश कर ही सकती है, जैसे कांग्रेस टू बी स्पेसिफिक कर सकती है, और साथ ही साथ में वो जो जैसे आप दिल्ली में देखेंगे कि एजुकेशन और इन सब पे आम आदमी पार्टी बात करती है और उसके बाद तीर्थ यात्रा भी ले जाती है। तो ना कि केवल एक सेक्शन ऑफ वोटर को या एक क्लास ऑफ वोटर को वो लुभा रही है, वो ओवरऑल करती है, तब जाके वो इतना स्ट्रांग मैंडेट पा पाती है। राइट, चलिए शुक्रिया, आप लोगों से अच्छी बातचीत रही और मुझे लगता है कि क्योंकि ये नया विषय है और ये अभी थोड़ा और एक्सप्लोर होगा और ये ब्रॉडन होगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू अमृत प्रकाश जी और अरविंद जी, आप इस बातचीत में शामिल हुए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।